नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 27 अप्रैल से 2 मई तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर लगे कि ये सभी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके काम लायक हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जो जारी हुआ है, इसमें सर्वोच्च भारतीय संस्थान कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IISC अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में सर्वोच्च भारतीय स्थान पर है। भारत की तरफ से यह सर्वोच्च यूनिवर्सिटी है। टाइम 25 की घोषणा कर दी गई है। 35 देशों और क्षेत्रों के कुल 883 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं, जो शोध, शिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जिसको 38वां स्थान मिला है, ओवरऑल विश्व रैंकिंग में इसे 38वां स्थान मिला है, जो शीर्ष 100 में एकमात्र संस्था है। जबकि भारत की तरफ से यह शीर्ष संस्थान है जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल है। तो चीन की एक यूनिवर्सिटी है सिंघुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये दोनों पहले और दूसरे स्थान पर है, जबकि सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करती है, इसकी 2025 की घोषणा हो चुकी है। भारत की तरफ से सर्वोच्च संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ओवरऑल इसे एशिया में 38वां स्थान मिला है। टॉप 100 में एकमात्र भारतीय संस्थान है यह। चीन की यूनिवर्सिटी सिंघुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है, जबकि सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये जो कुमार मंगलम बिरला है, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं, कुमार मंगलम बिरला। इन्हें भारत की आर्थिक प्रगति में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिमलीपाल को अधिकृत रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। जब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, इस प्रकार यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बाद से दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में पदार्पण करने वाले वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य से है। हाल ही में बिहार राज्य के वैभव सूर्यवंशी ने IPL में पदार्पण किया है। ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जो IPL खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ये बिहार के समस्तीपुर जिले के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, इन दोनों ने मिलकर रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक लिखा है। यह पुस्तक महान गणितज्ञ श्री रामानुजन के जीवन पर आधारित है। श्री रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीडी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? सीपीडी जो है एक एजेंसी है जो कि दुनिया में सैन्य मामलों से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। तो सीपीडी के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अभी भी अमेरिका सैन्य खर्च करने के मामले में दुनिया में शीर्ष देश बना हुआ है। सीपीडी अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस सिप्री के अनुसार अमेरिका जो है दुनिया में पहला ऐसा प्रथम देश बना है जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है, और इस मामले में भारत की जो स्थिति है 5वीं स्थिति है। इस मामले में भारत की स्थिति 5वीं, अर्थात दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले के मामले में भारत का 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार 2025 का वितरण हुआ। वह जनवरी में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और इन पद्म पुरस्कारों को हाल ही में वितरित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो बिहार के किस व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शारदा सिन्हा को। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उसमें से शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। दिवंगत सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पाने वाले में आचार्य कुणाल किशोर, जो कि हनुमान मंदिर जो पटना में है उसके संरक्षक थे आचार्य कुणाल किशोर, इन्हें पद्मश्री मिला है। भीम सिंह भवेश को, निर्मला देवी सुजनी कला की कलाकार है निर्मला देवी, इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। डॉक्टर हेमंत कुमार और विजय नित्यानंद सुरीश्वर, इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एआई किरण। महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए एआई किरण लॉन्च किया गया है। एआई किरण जो लॉन्च किया गया है वेरिक्स के द्वारा किया गया है। वेरिक्स की सीईओ और सह संस्थापक कीर्तिका रेड्डी ने एआई किरण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? किस नगर निगम ने जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद ने। हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी किया है। गाजियाबाद नगर निगम ने अत्याधुनिक जल पुनर्चक्रण सुविधा वाटर रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए फंड जुटाने के लिए ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। कौन? गाजियाबाद नगर निगम ने। जब नगर निगम की बात हो रही है तो स्थानीय शासन की जो तीसरा स्तर है, जिसे स्थानीय स्तर भी कहा जाता है, वो ग्रामीण इलाकों के लिए और शहरों के लिए अलग अलग होता है। ग्रामीणों के लिए पंचायत और शहरों के लिए नगर निगम आदि, नगर पंचायत आदि होते हैं। तो संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, और इस संशोधन में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9A के अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगर पालिका से संबंधित चुनाव, उसके संगठन, उसके वित्तीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह संशोधन 1992 में पारित किया गया था तथा 1 जून 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और विनियमित संस्थाओं के लिए सभी लाइसेंस स्वीकृति और अनुमोदन हेतु निम्न में से किसके द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और विनियमित संस्थाओं के लिए, सभी लाइसेंसिंग स्वीकृति के लिए और अनुमोदन के लिए, किसी भी विषय के अनुमोदन के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल जो है यह वेब आधारित डिजिटल पोर्टल है। प्रवाह पोर्टल क्या है? तो एक वेब आधारित सुरक्षित डिजिटल पोर्टल है। यह आरबीआई जो होता है, आरबीआई से जो पास कराना होता है, लाइसेंस की स्वीकृति लेनी होती है, तो आरबीआई से संबंधित अनुमतियों के लिए, लाइसेंसों की स्वीकृतियों के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है प्रवाह पोर्टल। जब भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी यंग एंड हिल्टन कमेटी की सिफारिश के आधार पर, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आलोक जोशी। आलोक जोशी पूर्व में रॉ के
अध्यक्ष रह चुके हैं। रॉ जो कि भारत की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, जो विदेशों में भारत की खुफिया एजेंसी जो है रॉ, उसके पूर्व प्रमुख जो थे आलोक जोशी, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रॉ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, इसका गठन 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कमला प्रसाद बिसेसर। कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार से है, तो कमला प्रसाद बिसेसर हाल ही में त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर बनी है, जो 1 मई 25 को राष्ट्रपति वहाँ की त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई। ये इनका जो संबंध है बिहार के बक्सर जिले से है। बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर गांव में आज भी एक मकान है जिस पर इनका कमला प्रसाद बिसेसर के नाम का नेम प्लेट अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है वो पूरी तरह से कैरेबियन सागर में स्थित द्वीपों का एक देश है, द्वीप समूह का कई द्वीपों का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली, AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली जारी की है मध्य प्रदेश ने। यह जो प्रणाली है AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम, यह जो है उपग्रह से डेटा, AI और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करके भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य परिवर्तनों को पता लगाने में यह मदद करेगा। मध्य प्रदेश की जब बात हो रही है तो भारत में मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या भी सर्वाधिक है। वर्ष 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में 775 वहाँ पे बाघों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा एक रसायन क्लोरोपाइरीफास के वैश्विक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया गया है। निम्न में से किसी से क्लोरोपाइरीफास का संबंध है? तो यह जो क्लोरोपाइरीफास जो है यह कीटनाशक दवा है। यह क्या है? कीटनाशक दवा है जो कि कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। यह ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जिसका उपयोग धान, कपास, गन्ना, मूंगफली, सरसों, बैगन, पत्ता गोभी, प्याज जैसे फसलों पर इसका उपयोग किया जाता है। WHO ने इसे मध्यम रूप से खतरनाक श्रेणी में रखा है और इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाने की बात हो रही है कि इससे तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है, कम वजन में जन्म और कैंसर का खतरा इस कीटनाशक दवाई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के द्वारा 57.5 टन सोना खरीदने के बाद RBI के पास मार्च 2025 तक कुल स्वर्ण भंडार कितना हो गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 879.6 टन। 879.6 टन RBI के पास वर्तमान में यह सोना का भंडार हो गया है, 879.6 टन। विश्व स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता और विदेशी मुद्रा भंडारण रणनीतियों के बदलाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने वित्त वर्ष 24-25 में अपने स्वर्ण भंडार में 57.5 टन सोना जोड़ा है, जो 2017 में सोने का संग्रह शुरू करने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण है। वैश्विक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल हाल ही में दिखा गया है। अमेरिका में जो जबरदस्त ट्रेड वार चल रहा है वो भी इसका कारण है, जिससे डॉलर पर भी प्रभाव पड़ा है। भू राजनीतिक तनाव की वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई, इसमें सोने का भाव एकदम तेजी से ऊपर चढ़ा है। इसी समय में RBI ने अपनी वित्तीय ताकत मजबूत करने के लिए और निवेशकों का भरोसा RBI पर बना रहे, इसके लिए इसने स्वर्ण भंडार में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है और 57.5 टन सोना खरीदा है। यह वैश्विक केंद्रीय बैंकों की प्रवृत्ति के अनुरूप है, अर्थात विश्व की जितनी केंद्रीय बैंक हैं जैसे चीन और रूस का भी केंद्रीय बैंक जो अपने स्वर्ण भंडार बढ़ा रहे हैं, तो भारत ने की जो केंद्रीय बैंक है RBI, इसने भी अपने स्वर्ण भंडार बढ़ाने का फैसला किया है और 57.5
टन सोना खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत भर में 26 भूमि बंदरगाह अर्थात लैंड पोर्ट्स 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन अर्थात एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत भर में 26 कितने भूमि बंदरगाह हैं? तो 26 भूमि बंदरगाह हैं। इसमें से 15 अभी कार्यरत हैं और बाकी शेष अभी बन रहे हैं। तो 26 लैंड पोर्ट्स हैं भारत में। इस लैंड पोर्ट्स पर बैंकिंग सेवा शुरू करने की बात हो रही है। तो बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए आरबीआई बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने अर्थात एसबीआई ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो ऐसे भू बंदरगाहों का देखरेख करता है। इन बंदरगाहों के संचालन का जिम्मेवारी इस पर है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। इसके साथ एसबीआई ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि वहाँ भारत के साथ साथ इसके तहत भारत के जो सीमा लगती है, भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से जुड़ने वाले 26 लैंड पोर्ट्स पर बैंकिंग सेवाएं स्थापित की जाएंगी इस समझौते के अनुसार, जिसका उद्देश्य है सीमावर्ती बंदरगाहों पर विदेशी मुद्रा, बीमा और डिजिटल बैंकिंग सहित व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। ये 8 सीमावर्ती राज्यों में 26 लैंड पोर्ट्स पर ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भारत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने अप्रैल 2025 में महिलाओं के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा शुरू की है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार ने इस योजना को पुणे में लॉन्च किया है। जब अजीत पवार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में वर्तमान में एक सीएम है अर्थात एक मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहला उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे शिंदे, वे अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। और देवेंद्र फडणवीस जो पहले उप मुख्यमंत्री थे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो अजीत पवार ने पुणे में ये पिंक ई रिक्शा योजना जो है शुरू की है महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ ने हाल ही में अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में वैश्विक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 2.8% और भारत का जो विकास पूर्वानुमान में है उसे घटाकर 6.2% कर दिया गया। पहले यह 6.3% था, जिसे घटाकर 6.2% कर दिया गया है। वैश्विक व्यापार तनाव और नीति अनिश्चितता के कारण यह गिरावट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंटर विकसित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन अर्थात नासा। राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन जो कि नासा है, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। चीन की स्पेस एजेंसी है सीएनएसए और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। तो नासा की अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंटर विकसित किया है। यह उच्च परिशुद्धता के साथ गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंटर है। इस प्रणाली में परमाणुओं को पूर्ण शून्य के करीब ठंडा किया जाता है, जिससे वे निर्वात के अंदर लहर जैसी अवस्था में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? तो रेशम सखी योजना शुरू की है, किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। क्यों शुरू की है? ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है यह योजना। इस योजना के तहत महिलाएं घर पर ही रेशम के कीटों का पालन कर
के रेशम उत्पादन के माध्यम से आय अर्जित करेंगी और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां विशेष रूप से भारत को आवंटित है? हाल ही में सिंधु जल संधि अचानक चर्चा का विषय बन गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवादी हमला कर दिया गया था, जिसके पास से भारत सरकार ने जवाबी एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी घटना हुआ था, उसके बाद सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला किया है। यह जो सिंधु जल संधि है, यह 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ ये हस्ताक्षर हुए थे सिंधु जल संधि पर। भारत की तरफ से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे, प्रेसिडेंट थे अयूब खान ने इस सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह जो सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो पाकिस्तान को जो पश्चिमी नदियां हैं, इन 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियां जो थी, ऊपर की नदियों को पूर्वी नदी कहा गया, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब शामिल है। इस सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार दिया गया था इस संधि के अनुसार, जबकि भारत का जो अधिकार था, यह रावी, ब्यास और सतलुज के उपयोग को बरकरार रखा गया था सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। तो इस सिंधु जल समझौते को हाल ही में रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का क्या नाम रखा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आक्रमण, व्यायाम, एक्सरसाइज आक्रमण। क्या नाम रखा गया है? अभ्यास आक्रमण नाम रखा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने अभ्यास आक्रमण किया है। यह अभ्यास मध्य क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र में हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व राफेल ने किया था। वहीं राफेल जो फ्रांस से भारत के द्वारा खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकातन किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम है बालिकातन अभ्यास फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के सशस्त्र बलों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका और बालिकातन का अर्थ होता है कंधे से कंधा मिलाकर। यह दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र अर्थात I4C किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, विधि और न्याय मंत्रालय के तहत। विधि और न्याय मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है। यह साइबर अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, जो कि गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया। यह साइबर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए शिक्षाविदों, उद्योग, जनता और सरकार को जोड़ने के लिए इसे स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योर परियोजना किस देश की एक पहल है? सिक्योर परियोजना जो है यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की एक परियोजना है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर सिक्योर नामक एक नई परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही। आंध्र प्रदेश में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन 9 से 10 जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो यह 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, जिसका विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस वर्ष 2025 अर्थात इस वर्ष का विश्व पृथ्वी दिवस के लिए थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप
किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? सचेत ऐप किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सचेत ऐप विकसित किया गया है। यह जो सचेत ऐप है, यह ऐप बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग, हिमस्खलन, तूफान और बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए वास्तविक समय तथा रियल टाइम जियो टैग अलर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी ने भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है। यह केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है। यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, जिसमें हाइड्रोजन को हरित के रूप में सत्यापित करने के लिए एक मजबूत प्रमाणन तंत्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में वर्ल्ड विजुअल ऑडियो और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का आयोजन किया गया। यह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन जो है वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग के नेताओं को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बीजिंगजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजिंगजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है 2 मई 2025 को। तो यह तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है। केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स, केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ विकसित यह परियोजना का निर्माण किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडल पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। धन्यवाद।